बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद में मचे घमासान की। संसद के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा स्पीकर ने खुद ये स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से उन्होंने ही रोका था। बिरला ने आशंका जताई कि अगर प्रधानमंत्री कल सदन में आते तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अप्रिय घटना घट सकती थी। ओम बिरला ने बताया कि उन्हें इस बात की खुफिया जानकारी थी कि सदन के भीतर कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक जाकर हंगामा करने और किसी अनहोनी को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। स्पीकर ओम बिरला के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में बहस के दौरान जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी। जेपी नड्डा ने कहा कि आप कांग्रेस को एक अबोध बालक का बंधन ना बनाएं, जिस पर खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि हमारी चिंता छोड़े, आपकी पार्टी को पीएम ने बंधक बना लिया है। एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहाँ पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे, इतना मेरा निवेदन है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और आप मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं भारत और अमेरिका ट्रेड डील की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया है और ये बहुत ही जल्द लागू भी किया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर इसे लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया जाएगा। इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 18% टैरिफ लागू हो जाएगा। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरी तरह से मार्च तक संपन्न होने की भी उम्मीद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जताई है। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, जो हमारे दोनों नेताओं ने निर्णय लिया है। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग
तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील फाइनल चरण में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में भारत और अमेरिका में सहयोग में तेजी आने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा अमेरिका में गर्मजोशी से स्वागत के लिए अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो का उन्होंने आभार भी जताया। Of our bilateral cooperation. So, it's natural when foreign ministers meet that you discuss what's the diplomatic agenda. Also the calendar, what do we expect each one of us to do this year together. So a lot of our discussion was devoted to that, the bilateral side. But again, foreign ministers meet, we talk our business, it's Indo-Pacific, it was what was happening in West Asia, Middle East, Gaza, etc., Ukraine conflict. So there was a kind of a global review, also what was happening in the Western Hemisphere. So in a sense, we discussed the world, we discussed our relationship, and it was a very open, sort of forthcoming conversation. अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से थोड़े सुधर कर बंद हुए हैं। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार में हमें चौतरफा आज बिकवाली का जो सिलसिला है वो देखने को मिला है। देखिए स्क्रीन पे आप बैंकिंग शेयर्स देखिए, निफ्टी देखिए, सेंसेक्स देखिए या फिर मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लीजिए। यहाँ पे जो बिकवाली है काफी हावी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल पॉकेट्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा हैवी साइड में देखने को मिली है। डिफेंस शेयर्स में आज जम के पिटाई होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर मेटल शेयर्स की बात करी जाए तो वहां पे भी प्रेशर बना हुआ था। शुरुआती सत्र में एफएमसीजी हालांकि इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, लेकिन आखिरी तक आते आते यहां पे भी प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, हर जगह एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। बस एक ही सेक्टर ऐसा था पीएसयू बैंक्स जहां पे हमें हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए ट्रेंड नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये तेजी देखने को मिली है। मैक्स हेल्थ केयर, टाटा स्टील के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले ये तेजी देखने को मिली है। और इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात करी जाए तो ये भी हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में हिंडाल्को, इटर्नल, भारती एयरटेल और साथ ही साथ बीईएल, चारों ही शेयर्स आज खबरों में बने हुए थे। मॉर्निंग में हमने डिस्कस भी किया, उसके बाद ये रिएक्शन आज देखा गया है। इसके अलावा मेटल शेयर्स में देखिए सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रही है। जैसे हमने पहले देखा था कि एक अच्छा खासा इनफ्लो था, लेकिन अब आउटफ्लो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को और नाल्को चारों में ही जम के पिटाई हुई है। यही नहीं बल्कि अगर डिफेंस शेयर्स की बात भी करें तो ये भी काफी ज्यादा बजिंग सेक्टर इस टाइम पे बना हुआ है। जो एयरक्राफ्ट को लेके ऑर्डर्स की बात चल रही है, काफी ज्यादा बज उसके चलते बना हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल भी गिरावट थी और गिरावट आज भी कंटिन्यू करती हुई नजर आई है। डेटा पैटर्न, गार्डन रीच और एमटा टेक में जो बिकवाली है काफी हावी रही है। इनफैक्ट अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो बाजार में मेजरली हमें आज बेयरिश मोड देखने को मिला है। इसी के साथ और अब आपको बता दें इनकम टैक्स के अटके हुए रिफंड अगले महीने तक जारी हो जाएंगे। टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए इनकम टैक्स कानून के तहत क्रिमिनल प्रोविजंस में भी बदलाव होंगे। आने वाले दिनों में इनकम टैक्स के मोर्चे पर और क्या नए बदलाव होने वाले हैं, इस मुद्दे पर सीबीडीटी चेयरमैन से खास बातचीत की संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। हर साल टैक्स में बड़ी कटौती की उम्मीद तो
नहीं थी इस बार, लेकिन कई सारे मोर्चे पर आप लोगों ने बदलाव किए हैं जिससे कि जो टैक्स पेयर्स है, चाहे कंपनियां हैं चाहे जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिलीफ मिले। अगर हम कहें कि टॉप 3 अगर आप बताएं तो वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला तो हमने डीक्रिमिनलाइजेशन किया। डीक्रिमिनलाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है जहां पर इंडियन टैक्स सिस्टम में क्रिटिसिज्म होता था कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, जो पनिशमेंट्स वगैरह हैं, बहुत हार्श हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, तो उसको हमने रैशनलाइज किया है। और अब जैसे रैशनलाइज करने में जैसे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट था उसको हटा दिया, फाइन ऑप्शनल कर दिया कि आप इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी, तो वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगी कि ऑफेंस का क्या ग्रेविटी है। दूसरा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं इसमें। पहला है जिसमें कि असेसमेंट और पेनल्टी ये प्रक्रिया को क्लब कर दिया। पहले असेसमेंट सेपरेट होता था, पहले असेसमेंट हुआ उसके बाद वो अपील का प्रोसेस होता था, उसमें कई साल लगते थे। जब वो प्रोसेस खत्म होता था फिर पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू होती थी, उसमें कई साल लगते थे। तो करदाता के लिए भी वो एक बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। विभाग में भी लिटिगेशन की पेंडेंसीज होती थी, तो दोनों के ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली उसको क्लब कर दिया तो लिटिगेशन आधा हो जाएगा। पहले जहां 2 प्रोसीडिंग होती थी अब 1 प्रोसीडिंग हो जाएगी और कंसिस्टेंसी होगी। दूसरी इसी दिशा में जो कदम उठाया है कि हर एक स्टेप पे अब करदाता को ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो एडिशनल टैक्स देके और उसको आगे अपील में ना जाए और वहीं पर ही मैटर को रिजॉल्व कर दें। रिफंड में को लेकर अभी भी बहुत शिकायतें हैं। हालांकि बहुत जो जिन्होंने शुरू में आईटीआर भर दिया उनके रिफंड कई बार हफ्ते भर या 2-3 दिन में भी आ जाते थे, लेकिन अभी भी बहुत जो मेजर रिफंड हैं बड़े वाले वो अभी भी पेंडिंग है। अगर ये सपोज कीजिए कि 31 दिसंबर तक पहुंच जाता है, रिफंड नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेंगे? और रिफंड देने की जो प्रक्रिया है किस वजह से अटकी हुई है जो रिफंड है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा करीब हमने 95% रिफंड तो ऑलरेडी दे दिए हैं, 5% रिफंड बचे हुए हैं। और वो इसलिए थे क्योंकि जब हम लोगों ने अपने डेटा एनालिटिक्स किया, एआई से जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो उसमें पाया कि कुछ कैटेगरी ऐसी है, क्लेम्स ऐसे हैं जहां पर लग रहा है कि गलत क्लेम हुए हैं रिफंड। और जुलाई वगैरह में हम लोगों ने जुलाई अगस्त वगैरह में हम लोगों ने कुछ वेरिफिकेशंस भी किए, कुछ एक्शंस भी किए और उसमें जो इंटरमीडिएटरीज वगैरह थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कुछ गलत रिफंड्स क्लेम किए गए हैं। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करके और ऐसे केसेस को जो हाई वैल्यू रिफंड्स के थे उनको रोक के उनको फिर से वेरिफिकेशन किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो नज एक्सरसाइज हुई नवंबर दिसंबर में, उससे लोगों ने रिवाइज किया अपने रिटर्न्स को, अपडेट किया और 1750 करोड़ के रिफंड के क्लेम को कम किया गया। 1750 करोड़। और ओवरऑल जो नज कैंपेन हुआ उसमें 2 साल में 1.11 करोड़ टैक्स रिटर्न्स या तो अपडेट किए गए या रिवाइज किए गए और उसमें एडिशनल टैक्स जो आया, इम्प्लीकेशन जो है 8,800 करोड़ का है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही रोक लिए गए रिफंड्स। अब अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड ये है, हमने नज कर दिया, नज करने के बाद लोगों ने रिस्पांस किया है उसके बारे में, जिन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है उनके रिफंड्स को जो है आगे फिर से प्रोसेस कर दिया जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मेरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर हम काफी कुछ रिफंड्स को क्लियर कर देंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।